बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरी टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को, तमाम पाकिस्तान के वफादारों को पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी जो है वो मुबारक हो। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामलात को। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, एक उस्ताद, एक तारीख किसी हैसियत रखते हैं और हम इंतहाई ब्लेस अपने आप को फील करते हैं कि जब मैंने जी स्पोर्ट्स का चार्ज संभाला बतौर एंकर तो मेरे पहले शो के जो गेस्ट थे वो यही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत थे। उसका जब हमने ईद के शो तरतीब दिए उसमें भी इनकी जो है वो मोहब्बत, इनकी शफ़क़त हमें हासिल रही। और साथ साथ आज जब हम 78वें जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, आपको और आपके तमाम देखने वालों को, आपके पूरी टीम को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत एक दफ़ा फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर हैं कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। आज हम सब जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी यकीनी तौर पे हम सब के लिए एक पैगाम है कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जिस सुकून के साथ, आज़ादी के साथ हम जिस जो है वो पुरसुकून फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए यकीनी तौर पर तहरीक पाकिस्तान के उन किरदारों के शुक्रगुजार हैं, उनके कर्जदार हैं कि जिनकी कोशिशों से, काविशों से मामला यहाँ तक पहुँचा कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को ताबीर दी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़क़ाए कार ने, खान लियाक़त अली ख़ान, महमूदाबाद जैसे लोगों ने। और फिर पाकिस्तान जो है जिस तरह से तरक्की के मनाजिल तय करता गया, पाकिस्तान एटमी ताकत बना और जिसके लिए यकीनी तौर पर जो किरदार है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि आज उनकी कोशिशों और काविशों से जो है हम एक ना सिर्फ एक एटमी मुमलिकत है बल्कि दुश्मन को जो है वो आंखें दिखाने के लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं कि अगर वो हमें मैली आंख से देखेगा तो उसका जवाब उसको भरपूर तरीके से दिया जाएगा। इसके साथ साथ जब नवाज शरीफ साहब थे तो जिस तरह चागी में एटमी धमाके किए गए, तो आज हम सब इन किरदारों के मशकूर हैं कि जिसकी वजह से हम जश्न आज़ादी जो है वो पूरी मुसरत के साथ और इनबिसात के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का भी किरदार जो है पाकिस्तान है कि इस बका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मार्का हक जब हुआ तो भले ही चाहे कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, भले ही कोई तमगे दे या ना दे, लेकिन जिस तरह जी टीवी के एंकर्स ने अपना रोल प्ले किया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस तरह फ्रंट पे आके मीडिया का मोर्चा जी टीवी के एंकर्स ने संभाला, उसके लिए यकीनी तौर पे अगर मैं नाम लूँगा तो शायद वक्त कम पड़ जाए, लेकिन सना हाशमी ने जिस तरह का किरदार अदा किया, जिस तरह तंजीला मजहर ने काम किया, जिस तरह सुहेल भट्टी साहब ने जो अपना रोल प्ले किया, जिस तरह जो हमारे नासिर मुस्तफ़ा साहब हैं, सना करीम जो हमारे साथ साबका हमारी साथी हैं, साथ साथ ज़ारा शफ़ी ने जिस तरह से काम किया और हमारे तमाम स्टाफ ने, इस तरह हमारे न्यूज़ के जो प्रोड्यूसर हैं कामरान, उन्होंने काम किया, जो मुस्तफ़ा हैं जो हमारे न्यूज़ के हमारे करंट अफेयर के हेड हैं उन्होंने काम किया, और साथ साथ मेरी जो टॉप मैनेजमेंट है जिसमें निसार मेहदी साहब हैं और जिसमें और दीगर लोग हैं, रिशाद हैं हमारे मार्केटिंग के, इन सब ने जो अपना अपना रोल प्ले किया। तो आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर सर आप सबको भी सलूट है कि आपने पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया है। भट्टी साहब के साथ आगाज़ करेंगे। भट्टी साहब, आज हम सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं, आपने बड़ा अदवार देखे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको लगता है कि इस 78वें जश्न आज़ादी के मौके पर हम अपने स्पोर्ट्स के हवाले से एक सियाह तरीन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम जो है वो शायद जो माजी में ग्लोरी थी, जो सुनहरे दिन थे, वो अब शायद जिस तरह की हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए अली सलमान, आज के दिन की एक जो बड़ी खुसूसियत है, अब से चंद हफ्ते पहले जब दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हमारी पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जिस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, तो वो तो हमारे पूरी कौम के लिए एक फख्र की बात है। लेकिन वाकई स्पोर्ट्स में जो हमारी ग्लोरी थी, जो हमारे बहुत ज्यादा फुतुहात थी मुख्तलिफ खेलों के मुख्तलिफ मैदानों में, आज शायद उतनी अच्छी नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल हो रहा था
तो ऐसे ही मैच देखते देखते मेरे जहन में आया कि काश आज पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, तो हमारी कौम जहां उस अजीम जंग को सेलिब्रेट करेगी 14 अगस्त को, तो चले क्रिकेट के मैदान से भी एक अच्छी खबर आ जाएगी और हम अपनी उस बड़ी फतह के साथ क्रिकेट को भी याद रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब से 2 दिन पहले जो कुछ ट्रिनिडेड के ब्रायन लारा स्टेडियम में हुआ, वो मेरे ख्याल में हमारे खेलों के मैदानों से इतना अच्छा पैगाम नहीं है। मैं अपनी वैसी मेमोरी रिकॉल कर रहा था। अगस्त के महीने में एक तो 1984 में पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में तिलाई तमगा जीता था। उसके बाद से फिर अब ओलंपिक्स में जाकर अरशद नदीम ने पिछले साल पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई। अदरवाइज हॉकी में तो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर 2016 में मुझे याद है, हम लोग इंग्लैंड में थे, ओवल के मैदान में यूनुस खान ने डबल सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान ने वो ओवल टेस्ट जीता। तो अगस्त के महीने में पाकिस्तान की फुतूहात, यही दो मेरे जहन में आ रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल था वो बिल्कुल एक वजह सवाल है कि हमारा जो एक हमारी तारीख रही है खेलों के मैदान में, शायद अब हम लैग कर रहे हैं। हम इवन क्रिकेट के मैदान में जो हम कहते थे कि यही अब वो खेल रह गया है जो पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है, लेकिन अब क्रिकेट में भी कभी खुशी कभी गम। तो मेरे ख्याल में हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जिस तरह कल रात वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए उन्होंने एक फोर्स बनाने का ऐलान किया। वो फोर्स तो जंग के हवाले से थी, पाक फौज के हवाले से थी। तो मेरे ख्याल में वो चूंकि हॉकी के भी पैटर्न है, क्रिकेट के भी पैटर्न इन चीफ है, तो खेलों की जो जुबों हाली है उस पर भी अगर वो नजर करम करें और कोई इसी तरह की फोर्स बनाएं जो पाकिस्तान की इस गिरती हुई साख को दोबारा खड़ी कर सके। ठीक है भट्टी साहब, आप बात करते हैं अगस्त की ग्लोरीज के हवाले से कि जहां पे आज हम सब इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और 11 अगस्त वो दिन था जब आपने जिक्र भी किया कि लॉस एंजलिस में पाकिस्तान ने हॉकी का में जो है वो तमगा जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ओवल में आपने यूनुस खान की सेंचुरी की बात की। 13 अगस्त को मोहसिन हसन खान साहब ने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। तो ये कुछ अगस्त की यादें हैं जो यकीनी तौर पर हम सबके अजहान में मौजूद हैं। लेकिन इस तरह मैंने पहले भी कहा कि GTV और जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि उस दिन के हवाले से उन ग्लोरीज को याद रखें। तो रमीज राजा साहब भी जो है वो 14 अगस्त को ही उनकी बर्थडे भी है। तो आज हम जी स्पोर्ट्स की तवज्जुद से माजिद भट्टी साहब के तवज्जुद से उनको सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ना सिर्फ हम सब की जानिब से बल्कि मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से भी रमीज राजा की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जी स्पोर्ट्स और GTV की कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि अपने हीरोज़ को हम हमेशा याद रखें। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गोल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ खुदा को गुजरने की भी मजाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को और पाकिस्तान टीम की जो इसे पैथेटिक परफॉर्मेंस है इसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जहां आज हम 14 अगस्त जश्न आज़ादी मना रहे हैं पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे फ़ख्र के साथ, वहीं कल हमारा पड़ोसी भी जो है वो 15 अगस्त को अपना जश्न आज़ादी मनाएगा। लेकिन इस मरतबा उनके जश्न आज़ादी का वो रंग नहीं होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ ने भारत को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। पूरी दुनिया में भारत जो है वो आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आपने देखा कि जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को वार्म वेलकम किया, जिस तरह से पाकिस्तान की जो सिफारती जो कामयाबियां उनको सेलिब्रेट किया गया, जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जो उम्दा परफॉर्मेंसेज है, जिस तरह से मार्का हक में बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की, इसको पूरी दुनिया में सराहा गया और मिलिट्री निसाब का हिस्सा बनाने की बातें की गई। वहीं अब भारत जो है हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट होता नजर आ रहा है और वहीं जो स्पोर्ट्स के मैदानों में भी भारत अपनी खिफत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सर, क्या लगता है आपको ये एशिया कप का जो मुस्तकबिल है ये अभी भी डांवाडोल है और हरभजन सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकता और पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट जो है वो नहीं खेलनी चाहिए। ये इस किस्म के बयानात से आपको लगता है कि एशिया कप जो है वो सबूताज हो सकता है?
देखिए अली, हरभजन सिंह टाइप के लोग जो हैं वो तो यूट्यूब पर अपना मंजन बेचने के लिए इस किस्म के सनसनीखेज बयानात दे रहे हैं। मुझे इस स्टेज पे अब तो देखें, तकरीबन 3 साढ़े 3 हफ्ते रह गए हम्म। एशिया कप शुरू होने में। डेट्स अनाउंस हो गई, वेन्यूज अनाउंस हो गए, पूरा शेड्यूल अनाउंस हो गया, टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी। मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर भारत कहीं जो उनको शर्मिंदगी जंग के मैदान में उठाना पड़ी है, और नरेंद्र मोदी को जितनी मुखालफत का सामना है अपने मुल्क में, हम्म। तो कल उनका जश्न आज़ादी है, तो शायद कुछ अगर वो एडवेंचर करने की कोशिश करें, और मेरा ख्याल में पहली बात तो करेंगे नहीं। अगर किया तो ये मेरा ख्याल उनको एक और हजीमत उठाना पड़ेगी, क्योंकि लोग बार बार ये कहते हैं कि जी भारत शायद एशिया कप से पुल आउट कर जाए। अगर वो पुल आउट कर गया तो 2038 में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसमें बिडिंग करने जा रहा है इंडिया, हम्म। वहां भी उसको मसाइल पैदा हो सकते हैं। इंडिया ने अभी अक्टूबर में खवातीन का वर्ल्ड कप करवाना है, वहां उनको मुश्किल आ सकती है। अगले साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है, वहां उनको मुश्किल आ सकती है। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस मौके पे, जबकि सब कुछ एशियन क्रिकेट काउंसिल में इंडिया ने उनके नुमाइंदों ने बैठ के तय कर लिया। उसके बाद इंडिया चूंकि मेजबान है, उनकी मर्जी से पूरी शेड्यूलिंग हो गई, वेन्यूज अनाउंस हो गए, डेट्स अनाउंस हो गई। अब लग नहीं रहा कि एशिया कप में कोई रुकावट है। ठीक है सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जितना भारतीय नैरेटिव को नुकसान अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स ने, जनरल जीडी बख्शी जैसे लोगों ने, जो उनके एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जितना उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, इतना नुकसान हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे लोगों ने पहुंचा दिया। क्योंकि ना वो लेजेंड्स लीग में खेलने से इंकार करते, ना इतनी हाइप बनती, खामोशी से आके खेलते, अपने घर चले जाते, हारते या जीतते वो खेल में होता है। लेकिन जो उन्होंने नैरेटिव अपनाया है उसने भारत को मजीद पीछे धकेल दिया है, मजीद जो है इनको आइसोलेट कर दिया है। क्योंकि अब भारत के लिए मुश्किल ये हो गई कि आईसीसी एसीसी इवेंट में, हॉकी के इवेंट में या दीगर स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलें या ना खेलें। देखिए भारत के पास अब कोई चारा तो है नहीं। ये प्लेयर्स जो हैं, ये जाहिर है इनको अपने मुल्क में अपनी गवर्नमेंट के सामने मुंह दिखाना है, तो ये नए नए तमाशे कर रहे हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ना। हमारे यहाँ भी कुछ हार्डलाइनर्स हैं जो कभी कभार पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स अलग चीज है, खेल अलग चीज है, और दोनों को मिक्सअप करना ये नुकसानदेह है। अली, अगर आपको याद हो कि 2004 में जब चंद महीनों के नोटिस पर इंडियन टीम का दौरा पाकिस्तान तय पाया, उस वक्त भी तो बीजेपी की हुकूमत थी। तो क्या तारीखी सीरीज हुई, सारे ग्राउंड भरे हुए थे, इंडिया से हजारों लोग पाकिस्तान आए, जो सहाफी आए उन्होंने किताबें लिखी, पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ कर रहे थे। फिर हम लोग जब 2005 में गए, 2007 में हमने इंडिया का दौरा किया, 2016 में गए, अभी 2023 में गए, हमें भी वहां पर एक आम इंडियन की तरफ से बड़ा वार्म वेलकम मिला। ऐसा नहीं है कि हमने ही उनकी मेजबानी बहुत अच्छी की। तो मेरे ख्याल में खेल को अलग रहने दें, पॉलिटिक्स को अलग रहने दें। लेकिन जो मुझे इस पे कंसर्न नहीं है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। मुझे जो तशवीश है वो पाकिस्तान टीम की लगातार खराब परफॉर्मेंस पर तशवीश है। वो मेरे ख्याल में ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अपनी जगह खराब है। क्योंकि डैरेन सेमी भी ये कहने पे, सीरीज से पहले कहने पे मजबूर हो गए कि वो पाकिस्तान जैसी टीम को हराकर क्वालिफाइंग राउंड की खिफत से बचने की कोशिश करेंगे, और जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। तो वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसका ऑस्ट्रेलिया ने इतना बुरा हाल किया, वो भी पाकिस्तान को किसी खातिर में नहीं लेकर आ रहे थे। देखिए वेस्ट इंडीज जब ऑस्ट्रेलिया से हारे टेस्ट मैच और वनडे, और इंग्लैंड से हारे T20 मैचेस, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो 3 ग्रेड्स थे, क्लाइव लॉयड, विविन रिचर्ड और लारा, सर विव रिचर्ड और ब्रायन लारा, इनको एक जूम कॉल पे लेके इनके साथ मीटिंग की,
और इनसे पूछा कि अब हम अपनी क्रिकेट को कैसे खड़ा कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान टीम व्हाइट बॉल टीम का चार्ज संभाला, तो लाहौर के 5 स्टार होटल में एक कनेक्शन कैंप हुआ। उस मीटिंग में बजाय ये कि हम अपनी क्रिकेट की बेहतरी की बात करते, प्लेयर्स वर्सेस पीसीबी ऑफिशियल्स, आपको याद होगा वहां पर शिकायतों के अंबार लग गए। प्लेयर्स ने कहा जी पीसीबी के अफसरान हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, पीसीबी के अफसरान कह रहे थे कि प्लेयर्स का ये रवैया है। फाइनली उस मीटिंग का जो भी आउटकम आता, उसके चंद हफ्तों बाद गैरी कर्स्टन ही पाकिस्तान क्रिकेट को खुदाफिज कह के चले गए। और देखें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार गया, ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम टेस्ट मैच कंट्री है, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन थोड़ा अगर हम पीछे चले जाएं, लास्ट ईयर अमेरिका जैसे मुल्क ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान आया और यहाँ पर टेस्ट मैच में व्हाइट वॉश करके चला गया। हम अभी बांग्लादेश गए, हम उनसे हार गए। आयरलैंड से हम हार गए, हम जिम्बाब्वे से T20 वर्ल्ड कप में हार गए। तो छोटी टीमों के खिलाफ देखिए, अपर टीयर की टीमें, ऑस्ट्रेलिया को हमने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली बार 3-0 हमने व्हाइट वॉश किया। लेकिन ये जो नीचे वाली टीमों से हम हार रहे हैं, इस वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू होने से पहले अली, वेस्ट इंडीज नंबर 10 पे था, हम नंबर 4 पे थे। अब ये 2-1 रिजल्ट आने के बाद हम नंबर 5 पे चले गए, वेस्ट इंडीज नंबर 9 पर आ गया। तो वेस्ट इंडीज चूंकि लोअर रैंकिंग की टीम थी, तो उसकी रैंकिंग इंप्रूव हुई और 31 मार्च 2027 वो तारीख है जब 2027 के वर्ल्ड कप के लिए टॉप 8 टीमों का फैसला होगा कि कौन सी वो 8 टीमें होंगी जो बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हारने की यही रफ्तार रही, तो ऐसे ना हो कि हम वेस्ट इंडीज को मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बात कर रहे थे कि वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलेंगे, हमें ना क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ जाए। लिहाजा हमें अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो फिर तो उनको लेके चलें, वरना उनको खुदाफिज कहें। जब हमें नए लड़के T20 फॉर्मेट में मिल गए, वनडे फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक तो हमें सिलेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, कि मुझे ऐसा लगा इस वनडे सीरीज में कि माइक हैसन और मोहम्मद रिजवान वो लग ऐसे रहा है कि एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैंने अगेन इब्तिदा में कह दिया, हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से रिजवान की लग रहा था कि ये वो टीम नहीं है जो रिजवान खिलाना चाहते थे। फिर रिजवान ने भी कप्तान की हैसियत से ये जो तीसरा वनडे था उसमें जो 5 गलतियां की, टॉस जीतकर उस पिच पे जिसमें वो खुद कह रहे थे कि पिछले 2 मैचेस हो चुके, आज तीसरा मैच भी उसी पिच पे है, तो भाई आप पहले उस पर बैटिंग करें। आपने वहां बॉलिंग कर ली और आखिर में जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान 92 रन पर आउट हो गया। हमने आखिरी 6 ओवरों में 85 रन दे दिए, और वो वेस्ट इंडीज की टीम जो लग रहा था इस वनडे मैच में 200 रन भी करेगी, वो 294 रन कर गई। फिर जो हमारे मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर जो थे अबरार अहमद, उनका एक ओवर ही कप्तान ने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में सोचो विचार की जरूरत है। इस वक्त काफी पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती जो है वो लग रहा है तूफान में फंसी हुई है। बिल्कुल सही है। और मुझे तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पे हैरत हो रही है कि जब वो हार रहे थे तो उन्होंने क्लाइव लाइट को बुला लिया, उन्होंने विविन रिचर्ड को बुला लिया, उन्होंने ब्रायन लारा को बुला लिया। एक बंदा बुलाते वहाब रियाज, उनकी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल सही हो जाती। आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड गलती कर गया, वहाब रियाज की खिदमत से फायदा उठा लेते? देखिए उनको भी पता था कि वहाब रियाज जो हैं वो जो मशवरे दे रहे हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंच रहा, लेकिन वहाब रियाज का इन 3 लोगों से कोई कंपैरिजन नहीं है ना।
देखिए नहीं, मैं उन्होंने जो हजरत भी तफन्नुन मशवरा कह रहा हूं दिया, ये बात कि अगर वो हार रहे लेकिन हैं तो क्लाइव लाइट को बुला रहे हैं, रिचर्ड को बुला रहे हैं, लारा को बुला रहे हैं। लेकिन हम यहाँ लेकिन मशवरे लेते हैं लेकिन वहाब अली, रियाज से, यहाँ मियादाद जैसे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो है वो मोहसिन हसन खान जैसे लोग मौजूद हैं, अभी माशाल्लाह मुश्ताक मोहम्मद जैसे लोग बाकायदा हयात हैं, मतलब ऐसे लेजेंड हैं हमारे पास। उनसे हम मशवरे नहीं लेते हैं, हम बुला लेते हैं बार बार वहाब रियाज को। देखिए आपको याद होगा वहाब रियाज भी खेलते रहे पिशावर जल्मी में, और डैरेन समी ने जितने साल गुजारे पिशावर जल्मी के साथ, मेरे ख्याल में उनको पता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ लैग कर रही है और इनका माइंडसेट क्या है, इनको हम कैसे पकड़ सकते हैं। उन्होंने एग्रेशन दिखाया। हम्म। हमारी क्रिकेट आप देखें, बाबर आजम जिस तरह स्टंप हो रहे हैं, जिस तरह बोल्ड हो रहे हैं, जिस तरह आउट हो रहे हैं, जिस तरह डॉट बॉले मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, ये वो क्रिकेट तो नहीं है जिसका चर्चा हम बार बार करते रहे कि मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई मॉडर्न डे क्रिकेट ग्राउंड में कहाँ है? लफ्जों से कहने से तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं आ जाएगी ना। कि सर आपको लगता है कि आपने जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की है कि आज जो पाकिस्तान शाहीन ने कामयाबी हासिल की है, जिस तरह से आपने आज यासिर खान का स्टार्ट देखा, ख्वाजा नाफे को देखा, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने इस तरह डार्विन में कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान शाहीन के साथ कोच गुलाम अली जिस तरह टीम को जो है वो कोच कर रहे हैं, तो असल मॉडर्न डे क्रिकेट अगर स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखा जाए तो वहां उन्होंने शो की है। हमारी जो नेशनल टीम है, जो मेन टीम है, वहां मॉडर्न क्रिकेट हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसलिए कि गुलाम अली ने यासिर को, नाफे को, या जो जिन यंगस्टर्स ने आज के मैच में परफॉर्म किया है, उनको जो टास्क दिया होगा उन्होंने पूरा करके दे दिया। हमारे ये सुपरस्टार जिनको हम पिछले कई सालों से इन्होंने पाकिस्तान को फुतुहात भी दिलवाई, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचेस थे, जो इनके बारे में रिपोर्ट्स देकर गए हैं, उन कोचेस की रिपोर्ट्स भी आप देख लें ना, कि एडम होलियक जब बैटिंग कंसल्टेंट थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जी ये लड़के मुझे कहते थे कि भाई आपने तो चले जाना है, हमने फिर हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहना है। तो वाकई एडम होलियक चले गए, लेकिन हम्म। वो नेगेटिव रिपोर्ट्स देके चले गए। मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली आकिब जावेद ने एज ए हेड कोच पाकिस्तान टीम को खुदा हाफिज कहा है। गैरी कर्स्टन ने जो पाकिस्तान टीम को अमेरिका वेस्ट इंडीज में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट दी थी, या जैसन गैलेस्पी जो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में रिपोर्ट्स देकर गए। देखिए हनीफ मलिक पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं। मैं तो हनीफ मलिक से कभी मिला नहीं, मैं ये जानता हूं कि उनका हैदराबाद से ताल्लुक है। एक जमाने में वो कस्टम्स की टीम की तरफ से खेला करते थे। लेकिन एक तरफ तो आप बड़े बड़े फॉरेनर्स लेकर आ गए पाकिस्तान टीम को ठीक करने के लिए। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेन मसला है, क्या हनीफ मलिक, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल जो पुराने कोचेस की परफॉर्मेंस थी, क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या और जो हमारे सीनियर्स हैं, हनीफ मलिक अगर इनकी गलती की निशानदेही करेंगे तो क्या वो उनकी बात मानेंगे, या हनीफ मलिक उनको बताने की जरूरत करेंगे? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पाकिस्तान क्रिकेट का क्या कल्चर है। तो मेरा ख्याल में यही आई ओपनर्स हैं भट्टी जिनकी साहब वजह आप से जानते हैं आज। कि भट्टी साहब जानते हैं मैं ग्रास रूट का डोमेस्टिक का एंकर हूं, डोमेस्टिक का कमेंटेटर हूं। मैं पहले दिन से इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ हूं, और जिस तरह भी आपने भी कहा कि कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है कि हम हनीफ मलिक को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये बात अपने मुसलसल अपने शोज में कह रहा हूं कि अगर कोई अंडर 13 में कोई अच्छी कोचिंग करता है, अंडर 16 में करता है, अंडर 19 में करता है, कोई मॉन्टेसरी का टीचर है, तो उसको आप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बनाते। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मसला है जो मुसलसल चलता आ रहा है कि इनको जो एडवाइजर हैं वो गलत मशवरे दे रहे हैं, गलत अपॉइंटमेंट करा रहे हैं। और हनीफ मलिक बहुत अच्छा काम करते होंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम के काबिल शायद अभी नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। भट्टी साहब जाते जाते मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाहता हूं, बाद में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। क्या आप समझते हैं कि इस जश्न आजादी को, जो हम 78वां जश्न आजादी मना रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट स्पेशली अपनी तारीख के जो है वो सियाह तरीन दौर से गुजर रही है? मेरे ख्याल में स्याह तरीन दौर तो थोड़ा हार्श लफ्ज होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो लेगेसी रही है, मेरे ख्याल में उससे अब हम हटते जा रहे हैं। हमारी तारीख ये नहीं बताती कि हम बांग्लादेश से पाकिस्तान में हार जाएं, हमें वेस्ट इंडीज मुल्तान में टेस्ट मैच हरा के चली जाए।
मैं अली कल वैसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो हमने मुल्तान टेस्ट खेला, एक साहब जिनका अचानक डेब्यू हुआ और उन्होंने एक विकेट भी ली उस टेस्ट मैच में, उसके बाद मैंने उन साहब का कहीं नाम नहीं सुना, वो फास्ट बॉलर जो आए थे। काशिफ। तो वो लोग कहाँ चले? काशिफ। काशिफ नाम था जी मेरा जी, ख्याल, आई कि थिंक और काशिफ नाम नाम था। था जी। लेकिन मतलब इस तरह अब आप देखें ना, पाकिस्तान ने पिछले गालिबन 30 वनडे इंटरनेशनल में कोई 30 के करीब 15 वनडे इंटरनेशनल में 30 डेब्यू करवा दिए हैं। तो भाई डेब्यू आप जरूर करवाएं अगर डिजर्विंग प्लेयर हों, लेकिन हमें सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा। ठीक। अगर माइक हैसन आ गए तो 6 महीने बाद माइक हैसन को घर में जाने दिया जाए, माइक हैसन के साथ फिर 2 साल पूरे किए जाएं। इसी तरह हमें यह भी देखा जाए कि भाई कौन वो कप्तान हो सकता है जो पाकिस्तान की वनडे टीम को लीड कर सकता है। लोग बार बार बात करते हैं सलमान अली आगा की। मेरा ख्याल में अब सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस में भी हमें थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो आपने जो बात किया, बात की स्याह दौर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक अच्छा और चमकदार दौर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बाजिद भट्टी साहब के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को और पाकिस्तान स्पोर्ट्स इस वक्त कहाँ जा रहा है, ये भी मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के शो में हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो ये थी कि हम सरफराज अहमद को भी अपने शो का हिस्सा बनाएं। सरफराज अहमद हमारे साथ लाइन अप भी थे, लेकिन इस वक्त वो एक तकरीब में मौजूद हैं। हमारी कोशिश है, मेरी प्रोडक्शन टीम, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने शो में हम शामिल करें, लेकिन उनके मैसेजेस जो है वो आप देख रहे होंगे कि मार का हक़ में अल्लाह ताला ने जो फ़तह दी, इसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। सरफराज अहमद का मैसेज हम तक ज़रूर पहुँचा है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सर ये हॉकी के क्या मामलात हैं? आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर हम अपनी हॉकी गिलोरीज को भी बड़ा मिस कर रहे हैं। तारिक बुख्ती ग्रुप पे उनको, जिस तरह अभी असगर अजीम मेरे गुज़िश्ता शो में बता रहे थे कि उनको शोकाज नोटिस दिए गए, उनसे 9 सवालात के जवाबात मांगे गए। हातिम ताई से 7 सवालात के जवाबात मांगे गए थे, उनसे 9 सवालात के जवाबात मांगे गए। क्या मामला चल रहे हैं हॉकी के? ये देखें, एक बात तो अली बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान हॉकी जो है उसमें डिक्लाइन आया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने जिस तरह दोनों हाथों से हॉकी फेडरेशन को लूटा है। अब एक ऐसा टूर था जिसमें पीएचएफ के लोग मलेशिया में जाकर रहे और कई हजार डॉलर का उसका बिल आ गया, और वो बिल आज तक पीएचएफ ने अदा नहीं किया, और फिर उस मुल्क ने दोबारा फिर पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा किया कि इनसे हिसाब मांग लिया कि भाई आपको जो हम ग्रांट दे रहे हैं, ठीक। वो ग्रांट क्या वाकई हॉकी पर खर्च हो रही है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जो हमने कहानियां सुनी है वो तो बहुत ही खतरनाक किस्म ठीक। की कहानियां हैं। ठीक तो है। लिहाजा पीएचएफ के माली मामलात का ऑडिट होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि उनसे फाइनेंशियल मामलात का हिसाब किताब मांग लिया। ठीक है, बिल्कुल। हमने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की आपसे, पाकिस्तान के हवाले से बात की, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात की, लेकिन भट्टी साहब आप भी तो अपना कुछ बताएं ना कि आपका ये तवील तरीन सफर इस दश्त की सयाही में कैसा गुजरा? पाकिस्तान ने आपको कितना नाम, कितना मुकाम दिया? पाकिस्तान जहां जहां आप गए, इस हवाले से कितनी आपको जो है वो इज्जत और पजीराई मिली? आपकी तस्वीर भी इस वक्त हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। देखिए अली, मैं अपने आप को उन खुशकिस्मत लोगों में समझता हूँ कि जो शायद कभी जहाज गुजरता था जब, तो मैं ये सोचा था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बचपन से चार्टर्ड प्लेन्स पे ट्रेवल कर रहा हूँ। जाहिर है हमने भी बहुत एक छोटी फैमिली से अपना करियर शुरू किया। तो जब जहाज गुजरता था तो मैं सोचता था कि क्या कभी मुझे भी मौका मिलेगा, मैं इस जहाज में बैठूंगा। फिर अल्लाह ताला ने इस जर्नलिज्म की वजह से, ये मेरे माँ बाप की इस वक्त तस्वीर चल रही है, इनकी दुआएं थी, उनकी बदौलत, फिर मेरी अपनी मेहनत और आप जैसे दोस्तों की जो मोहब्बत थी, उनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तमाम क्रिकेटिंग टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज जो हैं उनको वहां जाने का मुझे मौका मिला। मैंने
तकरीबन क्रिकेट की वजह से आधी दुनिया देख ली। वो लोग जिनसे लोग मिलने को तरसते हैं। अब ये सचिन तेंदुलकर की और मेरी 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीर है। तो उन लोगों को अपने साथ बैठे हुए देखा, उनके साथ हमने प्रेस बॉक्सेस शेयर किए। तो मेरा ख्याल में बहुत लोग क्लेम करते हैं कि मैंने इतने 100 टेस्ट मैच कर लिए, इतने वनडे कर लिए। मैंने आज तक गिने नहीं है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि तीनों फॉर्मेट्स में अगर ओवरऑल मैचेस को आप गिने तो शायद मेरे जितने मैच पाकिस्तान में किसी ने इंटरनेशनल मैच कवर नहीं किए, क्योंकि मैंने जिस तरह T20 वर्ल्ड कप से पूरे पूरे टूर्नामेंट्स कवर किए, चैंपियंस ट्रॉफी कवर की, 8 वर्ल्ड कप मैंने कवर किए, इसके अलावा 6 या 7 T20 वर्ल्ड कप कवर किए, बेताशा टेस्ट वनडे T20 मैचेस कवर किए, आईपीएल मैंने कवर की, आईसीएल कवर की, 10 पीएसएल के एडिशन कवर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत और उनके ताउन की वजह से, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, फिर मेरी जो थोड़ी बहुत अपनी मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस क्रिकेट ने बहुत नाम दिया, बहुत मकाम दिया, और इस क्रिकेट की वजह से मुझे दुनिया भर में घूमने का मौका मिला। बिल्कुल सही है। और इसीलिए जब जब मैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, जब जब ये हमारे शो का हिस्सा होते हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इसीलिए मैं इनको एक उस्ताद, एक तालिक, एक टीचर, एक ऐसी शख्सियत के तौर पे देखता हूँ, और इनका इंट्रोडक्शन इसीलिए कराता हूँ कि आजकल की आने वाली नस्ल को पता चल सके कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ये एक दरख्शां सितारा बन के उभरे कि लोग इनको फॉलो भी करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, एक बार मुझे यहाँ अंडर 15 का कैंप लगा हुआ था, तो पीसीबी ने बुलाया मुझे और वहीद खान को कि आप इन यंगस्टर्स को बताएं कि मीडिया हैंडलिंग क्या होती है। मेरे ख्याल में आज के दौर में जब हम हैदर अली जैसे वाकयात सुनते हैं, तो पीसीबी अगर मीडिया को भी ऑन बोर्ड ले जूनियर लेवल पर, उनको बुलाकर उनके तजर्बात से इस्तेफादा करे, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स मुस्तकबिल के सुपरस्टार बन सकते हैं, उनको कुछ मीडिया हैंडलिंग के बारे में भी पता चल सकता है। सर, अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो मैं बताता चलूं कि आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल की है। मेरी बड़ी कोशिश, ख्वाहिश थी कि आज 14 अगस्त में पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की है कि हम गुलाम अली साहब को अपने शो में मदऊ करें, अब्दुल नाफे, यासिर खान, अब्दुल समद को मदऊ करें और उनसे जानें इस ज़बरदस्त कामयाबी के बारे में जो 14 अगस्त में ये तोहफा दिया है। लेकिन मुझे पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी भी जो है वो मीडिया में अपनी परफॉर्मेंसेज को, जो खराब है वो तो छुपाना चलो बनता है, लेकिन जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी वो सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। जाते जाते सिर्फ 10 सेकंड में बता दिएगा कि क्या मीडिया को पीसीबी के अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है? मेरे ख्याल में मीडिया समेत बहुत सारी जगहों पर पीसीबी में बेहतरी की गुंजाइश है, और मेरे ख्याल में ये वक्त बहुत आइडियल वक्त है। मैं बार बार कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूं कि मोहसिन नकवी साहब, अब बराए करम आप ड्राइविंग सीट पर आ जाएं ताकि ये मामला ठीक हो सके। सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऐसे खुसूसी शो में शिरकत करने का। जाने से पहले हम सब की जाने से एक दफ़ा फिर तमाम अहले वतनों को पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।